तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम टेली में ऑल ग्रुप के बारे में जानेंगे कि कौन से ग्रुप में कौन से लेजर बनते हैं। अगर आप पूरा ग्रुप को समझ गए दोस्तों, तो कोई टेली में जब भी एंट्री करेंगे कभी भी आपसे गलती का गुंजाइश नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि कौन से ग्रुप में कौन सा लेजर बनेगा। अगर इसको जान गए तो टेली में आप आसानी से एंट्री कर सकते हैं, और जब तक आप इस ग्रुप को नहीं जानेंगे तब तक आप टेली में अच्छे से एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, और एक मिस्टेक आपका बहुत बड़ा नुकसान कर लेगा अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष खर्चे। वह सभी खर्चे जो मुख्य बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं, या वह खर्चे जो बिजनेस को चलाने के लिए किया जाता है, जिसके खराब होने से आपके मुख्य काम रुक जाए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं वीडियो बनाने के लिए लैपटॉप का यूज़ करता हूं, अगर लैपटॉप खराब हो जाए तो मेरा काम रुक जाएगा। यह मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होता है, जैसे मशीन रिपेयरिंग। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष खर्चे। वह सभी खर्चे जो बिजनेस को चलाने के लिए किया जाता है। यह ऑफिस के सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंदर में आता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। ऑफिस के सारे खर्चे, स्टाफ सैलरी, पावर चार्जेस, टेलीफोन बिल, कोरियर, स्टेशनरी आइटम, एडवर्टाइजमेंट। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर का मतलब होता है देनदार। इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनते हैं जहां किसी ने हमसे उधार में माल खरीदा हो, या किसी ने हमसे उधार में पैसे लिया हो, वहां पर हम सन्ड्री डेटर का यूज़ करेंगे। उदाहरण है, किसी ने हमसे उधार में माल खरीदा हो, किसी ने हमसे उधार में पैसे लिए हो, तो उसको कभी ना कभी चुकाना रहता है, तो वहाँ पर हम सन्ड्री डेटर का यूज़ करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार। इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनते हैं जहां किसी से हमने उधार में माल खरीदा हो, या किसी से हमने उधार में पैसा लिया हो। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, किसी से हमने उधार में माल खरीदा हो, या किसी से हमने उधार में पैसा लिया हो, जो कभी ना कभी हमको चुकाना है, वहां हम सन्ड्री क्रेडिटर का यूज़ करते हैं। पहले है बैंक अकाउंट ग्रुप। ऐसा खाता जिसमें पैसों का लेन देन होता है, जैसे पैसा जमा करते हैं और पैसे निकालते हैं, वहाँ पर हम बैंक अकाउंट का ग्रुप रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल हो गया बैंक सेविंग अकाउंट, बैंक करेंट अकाउंट। इन दोनों का ग्रुप बैंक अकाउंट के अंदर में बनेगा। दूसरा देख लेते हैं, बैंक ओडी अकाउंट। इस ग्रुप में हम बैंक ओडी अकाउंट को रखते हैं, जिसका मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, या इसी को हम बैंक ओसीसी कहते हैं, जिसका मतलब होता है बैंक ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट, या तो इसी को आप सीसी अकाउंट भी बोलते हैं। तो बैंक इसमें कुछ लिमिट दे देता है, उसको हमको यूज़ करना रहता है। कुछ लिमिट दे देता है, उसके बाद हमको उस लिमिट के अंदर में यूज़ करना रहता है। उसी तरह क्रेडिट कार्ड को भी इसी ग्रुप में रखा गया है। क्रेडिट कार्ड का एंट्री भी सेम रहता है, उसमें भी लिमिट दिया रहता है। एग्जाम्पल है बैंक ओडी अकाउंट, दूसरा है बैंक ओसीसी अकाउंट, या तो फिर सीसी अकाउंट भी बोलते हैं इसको, या तो फिर क्रेडिट कार्ड। ये तीनों की एंट्री इसी ग्रुप के अंदर में होगा। कैश इन हैंड ग्रुप, इस ग्रुप में सिर्फ एक ही लेजर बनता है कैश का, जो कि टेली में पहले से बना रहता है। एग्जाम्पल के लिए कैश अकाउंट। डिपॉजिट असेट्स, वह संपत्ति जो कहीं जमा है और हमें वह कुछ समय बाद मिलना है, वहाँ पर हम डिपॉजिट असेट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए पैसा जमा करवाना, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर रेंट। जैसे रेंट लेना है तो आपको कुछ सिक्योरिटी मनी जमा करवाना रहता है, उसकी एंट्री भी डिपॉजिट असेट के अंदर में होगा। नेक्स्ट है ड्यूटी एंड टैक्सेस। इस ग्रुप में हम जितना भी टैक्स का एंट्री करते हैं उसका लेजर इसी के अंदर में बनते हैं, ड्यूटी एंड टैक्सेस के। तो एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट है जीएसटी, दूसरा टीडीएस, तीसरा सेस। अब जहाँ पर दोस्तों जीएसटी का एंट्री करना पड़ता है वहाँ पर जीएसटी का करते हैं। जैसे टीडीएस क्या होता है, किसी का हम कमीशन काटते हैं, वहाँ पर टीडीएस की एंट्री करते हैं, तो वहाँ पर टीडीएस काटना रहता है, तो हम टीडीएस का लेजर भी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर बनाएंगे। उसी प्रकार सेस है। सेस क्या होता है, जितना भी जैसे तंबाकू टोबैको होता है उसमें सेस लगता है, जो नशीली होता है उसमें सेस कर लिया, वहाँ पर हम सेस की एंट्री भी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर में रखते हैं। तो नेक्स्ट जान लेते हैं फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट का मतलब होता है स्थायी संपत्ति। ऐसा संपत्ति जो हम अपने काम के लिए खरीदते हैं या अपने काम आता है, वह बेचने के लिए नहीं होता, उसे फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया मशीनरी आइटम, जैसे कोई भी इंडस्ट्री वाला हो गया, या तो फिर कोई भी बिजनेस वाले हो गया, वहाँ अपने कुछ मशीन का लगता है, वहाँ पर हम मशीनरी आइटम को भी फिक्स्ड एसेट में लेकर टेली में एंट्री करते हैं। दूसरा होता है ऑफिस में होने वाले चेयर, कंप्यूटर आदि,
ये सब फिक्स्ड एसेट है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। इस ग्रुप में अपने प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका लेजर बनते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले एग्जांपल, जैसे हो गया म्यूचुअल फंड। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं तो उसका लेजर बना सकते हैं। शेयर्स होता है, बहुत सारी कंपनियों को बहुत सारे शेयर लगाते हैं तो वहाँ पर भी आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी जो होता है वो भी एक इन्वेस्टमेंट के लिए रहता है, एक टाइम हम डालते हैं और वो कुछ समय बाद डबल होकर निकलता है। उसी तरह आरडी अकाउंट होता है, वो भी आरडी का भी इसी के अंदर में कर सकते। लोन एंड एडवांसेस असेट्स, इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनता है जहां हम दूसरे को लोन या एडवांस के रूप में पैसे देते हैं। एग्जाम्पल है एडवांस पेमेंट, किसी को हम एडवांस पेमेंट करते हैं तो इसी के अंदर में बनेगा लोन एंड एडवांसेस असेट्स के अंदर में। दूसरा है लोन गिवन टू रमेश, सपोज हम किसी को लोन देते हैं अपने फ्रेंड को या तो किसी रिश्तेदार को, तो वहाँ पर हम करेंगे लोन गिवन टू ये। तीसरा है एडवांस इनकम टैक्स, कई लोग क्या करते हैं पहले से एडवांस इनकम टैक्स पे करके रखते हैं, वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चौथा है जीएसटी रिसीवेबल, जो जीएसटी रिसीव होता है उसका भी कर सकते हैं। उसी प्रकार टीडीएस रिसीवेबल, एडवांस स्टाफ सैलरी, जो स्टाफ को सैलरी देते हैं एडवांस में, उसका भी इसी के अंदर में लेजर बना सकते हैं। और ये है लास्ट है एडवांस फ्रेट चार्जेस, जो हम भाड़ा देते हैं तो पहले क्या होता है गाड़ी वाले पहले अपने तेल के लिए पैसा मांग लेते हैं जो काम करने से पहले, तो हम उसको एडवांस के रूप में देते हैं, उसका भी एंट्री लोन एंड एडवांसेस असेट के अंदर में भी डाल सकते हैं। सिक्योर्ड लोन, इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनाते हैं जहां हम दूसरे से लोन लेते हैं, जहां उस लोन के बदले कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ता है। कोई भी दोस्तों आप लोन लेते हैं जो सिक्योरिटी रखना पड़ता है, उसके एंट्री हम सिक्योर्ड लोन के अंदर में करते हैं। अधिकतर लोन सिक्योर्ड लोन या बिजनेस में जितने भी लोन होते हैं सिक्योर्ड लोन में रहता है, तो आधे से ज़्यादा इसी का यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो कोई भी बैंक से लिया हुआ लोन जैसे जो सिक्योरिटी मांगता है उसका है। दूसरा प्रॉपर्टी लोन, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो लोन लिया रहता है, प्रॉपर्टी का पेपर रखे रहते हैं इसलिए लोन। तीसरा है गोल्ड लोन। चौथा है होम लोन। नेक्स्ट देख लेते हैं अनसिक्योर्ड लोन। इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनाते हैं जहां हम दूसरे से लोन लेते हैं, जहां उस लोन के बदले कुछ भी सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। पर्सनल लोन, पर्सनल लोन में क्या होता है हमको कुछ भी सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता, यहाँ पर डायरेक्टली आपके अकाउंट में जो कम का लोन रहता है वो आसानी से मिल जाता है, इसलिए अनसिक्योर्ड लोन रहता है। इसमें क्या है अनसिक्योर्ड लोन का यूज़ किया जाता है। लोन लाइबिलिटीज़, इस ग्रुप में कोई भी बैंक से लिया हुआ लोन का लेजर बना सकते हैं या सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन का लेजर भी इसी ग्रुप में बना सकते हैं। लेकिन हम ऐसा करते हैं तो हमें यह पता नहीं चल पाएगा कि यह सिक्योर्ड लोन है कि अनसिक्योर्ड लोन है, इसलिए इस ग्रुप के अंदर जितना भी लेजर बनते हैं उसको हम सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन के ग्रुप में रखते हैं। दोस्तों लोन लाइबिलिटीज़ क्या होता है, हम किसी भी बैंक से लोन लेते हैं उसकी एंट्री हम लोन लाइबिलिटीज़ के अंदर में कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं करता है क्योंकि हमारे सामने उसका दो सब लेजर होता है, सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन। अगर हम लोन लाइबिलिटी में कर देंगे तब भी सही है, लेकिन हमको वहाँ पर पता ये नहीं चल पाएगा कि ये लोन लिए हैं वो सिक्योर है कि अनसिक्योर है। तो हम डायरेक्टली हम सिक्योर अनसिक्योर में डाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये सिक्योर लोन है ये अनसिक्योर लोन है। तो यहाँ पर लोन लाइबिलिटी का लेजर बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, क्योंकि उसके सब ग्रुप जो होते हैं सिक्योर और अनसिक्योर होते हैं, तो वहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं। इसमें भी आप कर सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन वही है हमको पता नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सेल्स अकाउंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट है। इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनाते हैं जहां हम सेल्स से रिलेटेड काम करते हैं। दोस्तों जितने भी सेल्स से रिलेटेड काम होता है सेल्स अकाउंट के अंदर में बनते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, एक तो पहला सेल्स अकाउंट बनेगा। दूसरा कोई भी आपके पास आइटम है वो, जैसे मैं सीमेंट का करता हूँ सीमेंट सेल्स अकाउंट, अब स्पंज करते थे स्पंज सेल्स अकाउंट, कंप्यूटर करते थे कंप्यूटर सेल्स अकाउंट, माउस सेल्स अकाउंट, इस तरह से बना सकते हैं। इंटर स्टेट सेल्स अकाउंट, जैसे हम इंटर स्टेट में माल सेल करते हैं, जैसे हम टेली में क्या करेंगे इसका लेजर बना देंगे, तो हम जैसे इंटर स्टेट सेल में जाएंगे तो जितने भी इंटर स्टेट सेल हुआ रहेगा वो उसके अंदर में आ जाएगा। उसी तरह विद इन स्टेट सेल्स अकाउंट, सेम स्टेट में है वहाँ पर सेल किए हैं वो भी आपको दिख जाएगा, तो इस तरह से बना सकेंगे। या तो सेल्स 18% जीएसटी, सेल्स 5% जीएसटी, सेल्स 28% जीएसटी, इस तरह से भी लेजर बनते हैं इसके अंदर में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं परचेस अकाउंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। परचेस अकाउंट
इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनाते हैं जहां हम परचेज से रिलेटेड काम करते हैं। सेल्स का उल्टा यही है। पहला परचेज अकाउंट, दूसरा सीमेंट परचेज अकाउंट, सेम वही है, हम कुछ आइटम परचेज करते हैं उसका। तीसरा है इंटर स्टेट परचेज अकाउंट, चौथा विद इन स्टेट परचेज अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब होता है हिंदी में पूंजी होता है। इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनते हैं जहां आप अपना बिजनेस को करने के लिए खुद का पैसा लगाते हैं। जैसे आपको कोई बिजनेस करना है तो उसके लिए आप खुद पैसा लगाएं अपने से, वो होता है कैपिटल अकाउंट। टेली में सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ताकि हम पैसा लगाएंगे तभी तो बिजनेस करेंगे। तो जैसे हम एग्जांपल में समझ, मान लो आपके पास 2 लाख रुपए है, आप एक कपड़े का दुकान खोलते हैं, तो दुकान को खोलने के लिए आपने 2 लाख रुपए लगाए, वह आपका कैपिटल हुआ। उस कपड़े की दुकान में आपने टोटल 5 लाख रुपए लगाए, ठीक है, जिसमें से 2 लाख रुपए खुद लगाए और 3 लाख रुपए बैंक से लोन लिया, जिसमें से आपने जो 2 लाख रुपए लगाया है वह आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर में इसका ग्रुप बनेगा। एग्जाम्पल हो गया हेल्थ इंश्योरेंस, LIC, स्कूल फी, कैपिटल अकाउंट, ये सारे इसी ग्रुप के अंडर में रहते हैं। नेक्स्ट है प्रोविजंस। इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनते हैं जहां हमें अपने बिजनेस में होने वाले लॉस का पहले से अनुमान लगाया या डूबने वाले पैसे के बारे में पहले से अनुमान लगाना होता। जैसे एग्जांपल में समझ लेते हैं, फिक्स्ड असेट प्रिसिएशन, दूसरा प्रोविजन अकाउंट, तो इसके अंदर आप प्रोविजन ग्रुप को रख सकते हैं। नेक्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस। इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनते हैं जहां बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए कमाया हुआ संपत्ति को बचाकर रखना, बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए या बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हो उसे आधा बचा कर रखना, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो होता है रिजर्व एंड सरप्लसेस में होता है। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे किसी कंपनी में 2 पार्टनर्स हैं, दोनों अपने अपने प्रॉफिट का आधा पैसा कंपनी के बिजनेस के लिए बचाते हैं ताकि वो अपने कंपनी को और फर्दर आगे बढ़ा सकें। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रांच एंड डिविजन्स। इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनते हैं जहां आपके बिजनेस में अलग अलग ब्रांच हो, वहां इस लेजर का यूज़ किया जाता है। ब्रांच या डिवीज़न का, ब्रांच या डिवीज़न का बहुत कम यूज़ होता है, तो इसका जैसे एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे मेरा है साहू ट्यूबर मेन ब्रांच है, मैं अपना साहू ट्यूबर खोला हूँ, तो यहाँ पर जैसे छत्तीसगढ़ में है सपोज, अब मेरा एक ब्रांच होगा मुंबई में, एक ब्रांच होगा दिल्ली में, एक ब्रांच होगा कोलकाता में। तो इन सब की एंट्री मैं किस में करूँगा? ब्रांच एंड डिवीज़न के अंदर में करूँगा। टेली में इसका यूज़ बहुत कम होता है। जैसे कोई बिजनेसमैन हो गया, उसका एक ही बिजनेस है, यहाँ ब्रांच नहीं है। तो मिस्क एक्सपेंसेस एंड असेट्स, ऐसे खर्च बाद में हो सकते हैं, अभी हुआ नहीं है, या ऐसे सभी खर्चे बाद में हमें देने पड़ सकते हैं, उसकी ग्रुप हम किस में रखते हैं? मिस्क एक्सपेंसेस एंड असेट्स में। जैसे एग्जांपल में समझ लेते हैं, मान लो कोई स्टाफ 10 दिन ड्यूटी करके छोड़ देता है और वह चला जाता है और अपने 10 दिन का पेमेंट भी नहीं लेता, लेकिन बाद में वह स्टाफ कभी आकर सैलरी ले सकता है, मतलब यहाँ पर संभावना है वो कभी भी आकर ले सकता है। उसकी एंट्री हम उस किस में मारेंगे? मिस्क एक्सपेंसेस एंड असेट के अंदर में ग्रुप बनाकर मारेंगे। नेक्स्ट है करेंट असेट्स। इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाए जाते हैं जहां संपत्ति कभी बढ़ती है या कभी घटती है। एग्जाम्पल जैसे करेंट असेट्स में क्या होता है, हम इसके सब ग्रुप होते हैं उसमें एंट्री करते हैं। जैसे हो गया बैंक अकाउंट, इसमें भी वही होता है, जब कभी बढ़ती कभी घटती है, जैसे निकाले तो घट गया, डाले तो बढ़ गया। उसी तरह कैश अकाउंट, आपके पास है, खर्च कर दिए तो ख़त्म हो गया, फिर आ गया वापस। इस तरफ से घटती बढ़ती रहती, वहाँ पर हम क्या करते हैं? इन दोनों का लेजर बना सकते हैं, लेकिन करेंट असेट का भी बना सकते हैं। लेकिन करेंट असेट में क्या होगा, वहाँ पर बैंक या कैश है, किससे पता नहीं चल पाएगा, तो उसके जगह हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट को बना सकते हैं। करेंट लाइबिलिटीज, इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाए जाते हैं जहां हम किसी से कुछ लेते हैं, वहां हमें पैसे देने होते हैं, इसमें करेंट लाइबिलिटी का यूज़ किया जाता है। जैसे इसके सब ग्रुप भी हो गया करेंट लाइबिलिटी में, कि किसी से हम कुछ लेते हैं, उसके बदले हम कुछ पैसे देते हैं, तो वहीं पर सन्ड्री क्रेडिटर, उससे हम उधारी में माल खरीदते हैं, बाद में उसको पेमेंट करते हैं। उसी तरह ड्यूटी एंड टैक्सेस, सेम है, ड्यूटी एंड टैक्सेस पहले रहता है, फिर बाद में हमको देना पड़ता है। सस्पेंस अकाउंट, टेली में सस्पेंस अकाउंट हमको बना कर रखना चाहिए,
इस ग्रुप में ऐसे लेज़र बनाए जाते हैं जहां हमें पता नहीं होता पैसे कहां से आया है, उसे सस्पेंस अकाउंट में मार देते हैं, अब बाद में उसे क्लियर भी कर देते हैं। जैसे हमको क्या हो गया, टेली में एंट्री कर रहे हैं, बैंक की एंट्री करने टाइम में ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। अब उस पार्टी का नाम क्या होता है, कभी कभी सिंपल से आता है, IMPS से आता है, वहाँ पर कई बार नाम नहीं रहता, तो वहाँ पर क्या होता है, हम कंफ्यूज होते किसका अमाउंट आया है, या तो फिर जैसे हमारा जो बैंक का जो देख रेख करता है वो कभी कभी डिपॉजिट करता है किसी में, तो हमको ये पता नहीं चलता, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सस्पेंस में मार देते हैं, बाद में हम इसको वेरीफाई करके क्लियर कर देते हैं। तो इसके अंदर बनता है सस्पेंस अकाउंट, एक ही अकाउंट बनता है सस्पेंस अकाउंट, तो वहाँ पर आप इसका अकाउंट इस ग्रुप में बना कर रख सकते हैं। स्टॉक इन हैंड, इस ग्रुप में ऐसे लेज़र बनाए जाते हैं जहां हमारे गोडाउन में जितना भी स्टॉक रखा हुआ है उसके लिए स्टॉक इन हैंड बनाते हैं। जो आपके गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी एंट्री हम स्टॉक इन हैंड के ग्रुप में करके एंट्री करते हैं। डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम का मतलब होता है प्रत्यक्ष आय। इस ग्रुप में ऐसा लेज़र बनते हैं जहां हमें मेन बिजनेस से इनकम होती है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग का शॉप है तो आप जगह इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग का बना सकते हैं। उसी तरह मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप है तो मोबाइल का बिजनेस करते तो मोबाइल रिपेयरिंग से जो पैसा होगा, इनकम होगा, वो डायरेक्ट इनकम होगा। उसी तरह मोबाइल रिचार्ज का करेंगे तो वो भी एक डायरेक्ट इनकम है। तो ये सारे ग्रुप के अंदर ये सारे लेज़र बनेंगे। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब होता है अप्रत्यक्ष आय। इस ग्रुप में ऐसा लेज़र बनते हैं जहां बिजनेस के अलावा किसी दूसरी सोर्स से इनकम होती है। एग्जांपल के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट। उसी तरह ओल्ड मशीनरी सोल्ड, मतलब पुराने मशीन को बेचने से जो इनकम होती है वो इनडायरेक्ट इनकम होती है। इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप के अंदर ये सारे लेज़र बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और हमारा इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसी बैंक ग्रुप के पूरा डिटेल टेली में एंट्री करके दिखाऊंगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।